मैं रामनिवास शाचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज मैं आपको शुक्र का सप्तांग सिद्धांत और राज्य का कार्य क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक इसको सुनने और समझने की आवश्यकता है। आप एकाग्रचित होकर इसको देखें, समझें, सुनें। तो इसमें मैं देखता हूं कि जो सबसे पहले शुक्र का जो सप्तांग सिद्धांत है उसको ले रहा हूं। तो इसके अंतर्गत शुक्र ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। उसमें वो 7 एक एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे स्वामी, जिसको राजा भी कहते हैं, दूसरा मंत्री, तीसरा मित्र, जिसको सुहृद भी कहते हैं, कोष, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। इस प्रकार से ये एक राज्य के 7 अंग हैं। इनसे मिलकर राज्य का निर्माण होता है और इसको ही सप्तांग सिद्धांत कहते हैं। इसके साथ ही शुक्र ने राज्य की तुलना एक शरीर से की है। उन्होंने इसके अंतर्गत सावयव सिद्धांत को काम में लिया है और इन 7 अंगों को राज्य रूपी शरीर के अंग इस प्रकार से एक विशेष क्रम है। उस क्रम जो महत्वपूर्ण है वो सबसे ऊपर है। जो बताए हैं मैं उनको आपके सामने रख रहा हूँ, प्रकट कर रहा हूँ। जैसे ये जो अंग हैं राज्य के 7 अंग, इसमें सर्वोपरि स्थान या कहना चाहिए महत्वपूर्ण पद है वो राजा का है, स्वामी का है। तो एक शरीर के हिसाब से शरीर का जो सबसे उच्च अंग है, स्थान है, वो सिर का होता है या फिर कहना चाहिए मस्तक। तो राजा है वो सिर या मस्तक के रूप में कार्य करता है और एक शरीर में उसका सबसे उच्च स्थान है। दूसरा उसके बाद में आता है मंत्री। तो सर से नीचे फिर आता आंखों का स्थान। तो मंत्री राज्य की आँखें होते हैं, राज्य रूपी शरीर की आँखें होती हैं। मित्र है वो राज्य रूपी शरीर के कान होते हैं। कोष मुख होता है। सेना मन होता है। दुर्ग किले होते हैं, वो हाथ होते हैं, दोनों हाथ। और राष्ट्र, यहाँ पर सावयव सिद्धांत के रूप में राष्ट्र को सबसे अंत में लिया गया है और उनको पैरों का स्थान, अर्थात राज्य जो पैरों पर एक व्यक्ति चलता है, शरीर चलता है, उसी प्रकार से राज्य रूपी शरीर के राष्ट्र है वो पैर हैं। शरीर के जितने पैर मजबूत होते हैं तो उतना ही अच्छा माना जाता है। उसी प्रकार से राष्ट्र जितना मजबूत होगा, जितना उसमें समरसता, सद्भावना, सामंजस्य होगा, सब साथ मिलकर चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास, ये सोच यदि काम करती है तो वो निश्चित रूप से राज्य मजबूत पैर वाला और मजबूत, वो विकास की दौड़ में सबसे आगे रहेगा। तो ये थोड़ा सा मैंने सप्तांग सिद्धांत और सावयव सिद्धांत का उल्लेख किया है। और इसके बाद अब मैं ले रहा हूँ राज्य का कार्य क्षेत्र। राज्य कह दो या राजा कह दो कि उनको मुख्य रूप से कौन कौन से कार्य करने चाहिए, जिनका उल्लेख शुक्र नीतिसार में किया गया है। शुक्र का जो ग्रंथ है शुक्र नीतिसार, उसमें इनका उल्लेख है। तो मैं एक एक करके वो भी आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। सबसे पहला एक राजा या राज्य का कार्य है प्रजा की रक्षा। राजा से अपेक्षा की गई है कि वह धर्म के अधीन रहते हुए दंड शक्ति के समुचित प्रयोग द्वारा दुष्टों का दमन और भले व्यक्तियों का संरक्षण प्रदान करे। राज्य के द्वारा यात्रियों की डाकुओं से रक्षा करनी चाहिए। उस ज़माने में ये बड़ा खतरा होता था। ये आजकल जैसे साधन नहीं थे तो रास्ते में डाकू लोग लूट लिया करते थे। इस प्रकार अपराध और अपराधियों को न पनपने देना राज्य का प्रमुख उत्तरदायित्व होता था। दूसरा है लोक कल्याणकारी कार्य। शुक्र ने राजा को परामर्श दिया कि
वह प्रजातंत्र के प्रति वह प्रजातंत्र या प्रजाजन के प्रति क्रूरता का व्यवहार न करे, दीन व हीन जनता का उदारतापूर्वक पालन करे और स्वयं के सुख के लिए प्रजाजन को कष्ट न पहुँचाए, क्योंकि प्रजा के दुखी रहने से राज्य नष्ट हो जाता है। शुक्र ने शासन से अपेक्षा की है कि वह कुओं, तालाबों, धर्मशालाओं आदि का निर्माण करवाए। पर्यावरण की रक्षा हेतु राजा को निर्देश दिया है कि आवासीय बस्तियों में और आसपास उद्यान तथा वृक्ष को प्रोत्साहन दे। 2 ग्रामों के बीच एक आराम गृह भी बनवाना चाहिए। तो इस प्रकार से लोक कल्याणकारी कार्य हैं वो शुक्र ने बताए हैं कि एक राजा या राज्य को इस प्रकार से ये कार्य करना चाहिए और जनता के प्रति क्रूरता का व्यवहार राजा न करे और दीनहीन है जनता उसका उदारतापूर्वक कल्याण करे, पालन करे और जनता के सुख को स्वयं का सुख माने और जनता के दुख को अपना दुख माने और अपने सुख के लिए जनता को किसी भी प्रकार का कष्ट एक राजा को नहीं देना चाहिए। तो ये पर्यावरण के बारे में भी पेड़ पौधे लगाना है और 2 गांव के बीच में आराम गृह, जैसे उस जमान धर्मशाला वगैरह कुछ या और कोई ऐसा स्थान बनवाया जाए जिससे आने जाने में कोई थका हुआ राईगर है वो आराम कर सके, उसको भोजन पानी की सुविधा मिल सके। तीसरा है आर्थिक गतिविधियों का नियमन। गौ, गज, अश्व, ऊंट, भैंस आदि पशुओं, चांदी, स्वर्ण, रत्न आदि धातुओं, मादक द्रव्यों तथा अचल संपत्ति के क्रय विक्रय एवं चिकित्सा आदि व्यवसायों का राजा द्वारा विनिमय किया जाना चाहिए। शुक्र के अनुसार उपयुक्त कार्यों के लिए एक राजा को लाइसेंस जारी करना चाहिए या फिर कहना चाहिए जो ये कार्य करते हैं उनको राज्य से, राजा से लाइसेंस लेना चाहिए, अनुज्ञा पत्र। ऐसे नहीं कि हर कोई ये सब व्यापार वाणिज्य करने लग जाए। शासन द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कम तोलने या पदार्थों में मिलावट आदि के आधार पर व्यापारी वर्ग उपभोक्ताओं के हितों को आघात न पहुँचाए। कम तोलना या मिलावट करना आदि पर भी एक राजा का पूरा नियंत्रण होना चाहिए, वो व्यापारी वर्ग से उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करे। और चौथा है इसमें प्रशासनिक व्यवस्था का सुसंचालन। संतुष्ट राज्य कर्मचारी ही अच्छा प्रशासन दे सकते हैं। इस बात को अनुभव करते हुए शुक्र ने कर्मचारियों के वेतनमान, पदोन्नति, अवकाश और पेंशन आदि के संबंध में राज्य को कर्मचारियों के हितों में लाभप्रद नीति अपनाने को कहा है। साथ ही ये भी कहा है कि शासकीय अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्वों का भली भांति पालन करें और जनता को कष्ट न पहुंचाएं। इस बाबत प्रशासन पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो ये बहुत ही विस्तार से शुक्र नीतिसार में इसका उल्लेख कर दिया है कि प्रशासनिक व्यवस्था को किस प्रकार से सुसंचालित करना है। न्याय की व्यवस्था। समस्त न्याय व्यवस्था को इस उद्देश्य से सुसंगठित किया जाना चाहिए कि बिना किसी भेदभाव के समस्त प्रजाजन को निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो सके। शुक्र के अनुसार दुष्टों को दंडित करना राज्य का पवित्र कर्तव्य है। उसने चेतावनी दी है कि न्याय के प्रसंग में त्रुटिपूर्ण व्यवस्था राज्य के विनाश का कारण बनती है। तो ये न्याय व्यवस्था को लेकर उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रकार से इसका वर्णन कर दिया, उल्लेख कर दिया है। और ये अपेक्षा एक राज्य से की जाती है कि जनता को अच्छा निष्पक्ष न्याय प्राप्त हो बिना किसी भेदभाव के। और जो दुष्ट हैं, अपराध करते हैं, वो बचना नहीं चाहिए। उनको निश्चित रूप से दंडित करना राज्य का पवित्र कर्तव्य है। अपराधी को अपराध के अनुपात में दंडित करना राज्य का पवित्र कर्तव्य होगा।
तो ये इस प्रकार से उन्होंने रखा है। शिक्षा संबंधी दायित्व है। शुक्र का परामर्श है कि शासन विधाओं तथा विविध कलाओं को प्रोत्साहन दे। शासन प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे, शिक्षित व्यक्तियों को प्रोत्साहन दे। शासन शिक्षित व्यक्तियों को योग्यता अनुसार राजकीय पदों पर नियुक्ति दे और विद्या तथा कला में पारंगत व्यक्तियों को प्रतिवर्ष सम्मानित करे। बुद्धिमान तथा गुणवान व्यक्तियों के भरण पोषण की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व है। तो ये शिक्षा के संबंध में बहुत ही अच्छे विचार शुक्र ने अपने समय में एक राज्य से करने की अपेक्षा की है। एक राजा को राज्य को ये निर्देश दिया है। तो इसमें जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, गृह स्थिति अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति, तो उनको छात्रवृत्ति दे और योग्यता अनुसार उनको जो योग्य हैं उनको राजकीय पदों पर स्थापित करे, नियुक्ति दे। और विद्या और कला में जो पारंगत हैं उनको प्रतिवर्ष सम्मानित करे। सार्वजनिक जो आयोजन हैं उन जैसे अवसरों पर उनको सम्मानित करे, जिससे बुद्धिमान तथा गुणवान व्यक्तियों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। और इन जैसे व्यक्तियों के भरण पोषण की जो खास बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, की व्यवस्था राज्य को करना, उनके भरण पोषण की व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए। ये राज्य का एक दायित्व है, उन्होंने बताया है। और आगे हम ले रहे हैं राज्य के सामाजिक दायित्व है। समाज के विभिन्न वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करें तथा समाज के इन वर्णों के बीच सद्भावनापूर्ण संबंध बने रहें। सामाजिक जीवन में नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करना राज्य का परम कर्तव्य है। तो इस प्रकार से ये सामाजिक दायित्व है। सामाजिक दायित्व के बारे में ये यहाँ पर विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला है नैतिक और धार्मिक कार्य। राज्य के द्वारा मंदिर बनवाए जाने चाहिए और जनता में नैतिक गुणों के विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राज्य की आय का 1/4 चौथाई भाग है वो दान आदि कार्यों पर व्यय होना चाहिए, खर्च होना चाहिए। शुक्र कहते हैं कि जिन उत्सवों को प्रजा करती है उनका एक राजा को सदैव पालन करना चाहिए और प्रजा के आनंद से आनंदित तथा प्रजा के दुख से दुखी होना चाहिए। तो शुक्र ने इस प्रकार से ये नैतिक और धार्मिक कार्य। और देखो इसमें कि एक राज्य में मंदिर बनवानी चाहिए, ये विशेष है इसमें। और नैतिक गुणों के विकास को उन्होंने धर्म और धार्मिक कार्यों को इस प्रकार से जोड़ा है कि इससे नैतिक गुणों का विकास होता है, प्रोत्साहन मिलता है और एक राज्य को भी इनका नैतिक गुणों के विकास और प्रोत्साहन देने के लिए अपनी ओर से विशेष प्रबंध कार्य जनता के अंतर्गत किए जाने चाहिए। और अंत में मैं ले रहा हूँ परराष्ट्र संबंधों का संचालन, या फिर कहना चाहिए दूसरे राष्ट्रों के साथ या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन किस प्रकार से करना चाहिए। तो यहाँ पर शुक्र ने आदेशित किया है कि परराष्ट्र संबंधों के संचालन में राष्ट्र हित को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए। आवश्यक मुद्दों और टकराव से बचना चाहिए। अनावश्यक युद्धों और टकराव से बचना चाहिए। अनावश्यक युद्ध हैं और टकराव हैं, उनसे बचना चाहिए। एक राज्य को अपनी शक्ति को फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए, अनावश्यक। और राज्य की सुरक्षा और प्रजा के कल्याण हेतु यदि युद्ध करना पड़े, युद्ध करना नितांत आवश्यक ही हो जाए, तो फिर संपूर्ण युद्ध किया जाना चाहिए, पूरे मनोयोग और ताकत के साथ, जिससे हम शत्रु को पराजित कर सकें। तो इस प्रकार से ये आज हमने शुक्र का सप्तांग सिद्धांत और राज्य के जो कार्य हैं उनके बारे में आपके सहयोग से विचारों का आदान प्रदान हुआ। आपने ध्यानपूर्वक सुना, समझने का प्रयास किया
और इसके साथ ही मैं मेरी वाणी को विश्राम देना चाहूँगा और आप सबका इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।